नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक क्या, एक चर्चा करने वाले हैं कि आरओ के विषय में। ठीक, कई सारे डाउट हैं दोस्तों के, है ना, कुछ डाउट रहते हैं तो उन डाउटों को क्लियर करेंगे। कौन कौन से डाउट है वो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग वीडियो शुरुआत करते हैं। हो सकता है कि इनमें से आपका भी कोई डाउट ज़रूर हो। ठीक है, तो आरओ के विषय में पहला डाउट है कि वर्तमान स्थिति में क्योंकि एग्ज़ाम डेट को लेकर भी असमंजस बना हुआ है, कब होगा कब नहीं होगा, तो क्या प्रीलिम्स की ही तैयारी करते रहें कि मेंस की भी तैयारी करें। ठीक, क्योंकि अभी वर्तमान में जो समय सुनने को मिल रहा है, जो एग्ज़ाम डेट सुनने को मिल रही है, डेट तो नहीं बताऊंगा लेकिन जो मंथ मिल रहा है अक्टूबर नवंबर के आसपास मिल रहा है, जहाँ तक ये सही भी हो सकता है। ठीक, तो हमारे पास एक अच्छा खासा समय बच रहा है, अच्छा खासा समय मिल रहा है, तो क्या इसमें हम केवल प्री की भी तैयारी करें कि मेंस भी उठा लें, क्योंकि समय का हमें सदुपयोग करना है। क्योंकि क्या होता है कि अभी हम लोग प्रीलिम्स, मान लीजिए कोई भी छात्र प्रीलिम्स की लगातार तैयारी कर रहा है, उसका प्रीलिम्स हो भी जाता है, अब प्रीलिम्स के बाद उतना टाइम ज़्यादा नहीं मिलता मेंस के लिए, तो वो उसका फिर दिमाग ख़राब होता है कि काश मैंने थोड़ा बहुत पहले एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया होता मेंस के लिए कि कैसे मुझे करना है, तो क्लियर हो जाता चीज़ें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या केवल घटना चक्र पढ़कर ही आराम से क्लियर किया जा सकता है प्रीलिम्स और मेंस। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आरओ में प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, दोनों में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है जीएस में। तो जीएस प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों का स्तर समान है, दोनों का सिलेबस समान है जीएस के स्तर से। तो क्या हम केवल घटना चक्र पढ़ के आराम से क्लियर कर सकते हैं अगर हम घटना चक्र को अच्छे से पढ़ें तो? ठीक, ये एक डाउट है। उसके बाद हम एक डाउट लेंगे, क्या आरओ एग्जाम में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग बोलते हैं कि 11th क्लास के एनसीईआरटी, 12th क्लास के एनसीईआरटी, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी ले लो या केवल जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी ले लो, है ना। तो एनसीईआरटी का कितना महत्वपूर्ण रोल रहता है आरओ के परिप्रेक्ष्य में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेंगे अपना लेटर राइटिंग, एसे और प्रशासनिक शब्दावलियाँ, कंप्यूटर, ये सभी जो चीज़ें हैं इनको कैसे तैयार किया जाए। ठीक है, तो पहले डाउट से आते हैं हम लोग। पहला डाउट है हमारा प्रीलिम्स और मेंस। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी बात यह है कि अभी प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी तैयारी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा समय मिल रहा है और आप, अब ऐसा तो है नहीं कोई नया कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा उसके साथ कंपटीशन है, नहीं, पुराने कैंडिडेट हैं तो उनका एक हद तक जीएस अच्छा होगा, जीएस बेहतरीन होगा। ठीक है, हिंदी बेहतरीन होगी। करना यह है कि उसी जीएस को रिवाइज करना है, उसी हिंदी को रिवाइज करना है, और मेंस का जो पार्ट है जैसे लेटर राइटिंग है, एसे है, प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं, और जो संक्षेपण वाला पोर्शन आता है, कंप्यूटर आता है, हिंदी तो इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी जो शब्दावलियाँ आती हैं कन्वर्ट करने के लिए, जो आपका मुहावरे आते हैं, इन सब का एक एक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए अभी से, भले आप प्रॉपरली मेंस की तैयारी ना भी करें। जैसे मैं लेटर की बात करूँ तो लेटर में क्या है कि 9 लेटर आने हैं। ठीक, 9 लेटर आने हैं। अब लेटर में आपको पता होना चाहिए लेटर के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। क्या लेटर का केवल प्रारूप पूछता है, लेटर का फॉर्मेट पूछता है, टेबलर फॉर्म क्या होता है ना। उसके बाद लेटर बनाते कैसे हैं, और कभी कभी हो सकता है आपसे डिफरेंस पूछ लेता है कि प्रशासनिक क्या बोलते हैं कि टेबलर फॉर्म और संक्षेपण में अंतर वगैरह क्या है ना, तो डिफरेंस पूछ लेता है लेटर का। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर आप जैसे लेटर कंप्लीट करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, लेटर में 9 लेटर है और आपको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है। जैसे मैं आपको नोट्स दिखाऊं तो इस प्रकार से आपको कॉपी लेनी है और इस प्रकार से आपको नोट्स बना लेनी है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये लेटर का है, ये पूरा लेटर है, और अगर आप बोलोगे तो मैं इसको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। ठीक है, ये लेटर का ये फॉर्मेट है, कैसे लिखना है। ठीक है, ये चीज़, ये डिफरेंस जो आता है लिखने के लिए, और उसके बाद जो ये प्रारूप आता है लिखने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से लेटर 9 लेटर है, 9 लेटर को 9 दिन में आप चाहो तो अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद बात करें एसे राइटिंग की, तो एसे राइटिंग तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपको 3 निबंध लिखने हैं, 3 ऐसे लिखने हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं। आप अपना क्षेत्र एक बार सिलेबस देखकर अपना क्षेत्र एक बार देखिए कि मैं किस टॉपिक पर अच्छा निबंध लिख सकता हूँ। ठीक, तो उसी टॉपिक पर आप निबंध लिखने की कोशिश कीजिए। हालांकि निबंध मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, निबंध के लिए इस चैनल पे बताया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो निबंध के लिए भी ये है, जो मुहावरे हैं उनको आप प्रैक्टिस करो। अब क्या है कि वनडे एग्जाम में क्या होता है कि मुहावरे आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, बताना रहता है, अर्थ कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब इसमें क्या है कि मेंस में आपको मुहावरे लिखना है, उसका अर्थ बताना, उदाहरण देना है। अब उदाहरण भी आप लिखी लिखाई बातों पे ना देकर थोड़ा करंट बेस उदाहरण दे सकते हैं, है ना, तो जिससे आपको एग्जामिनर नंबर ज़्यादा देगा, जाहिर सी बात है। थोड़ा सा आप अगर अलग करोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। इसी प्रकार से प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं, उनको देख लीजिए थोड़ा बहुत कि कहाँ से हमें मटेरियल मिल सकता है। भले अभी हम लोग रेटिंग नहीं पढ़ेंगे नहीं, लेकिन प्रीलिम्स के बाद हम मटेरियल के लिए इधर उधर भटके नहीं, एक जगह हम पहले सोर्स अपने इकट्ठा कर लें, लिख लें, उसके बाद आराम से प्रीलिम्स के बाद हमें कोई बर्डन ना रहे कि हमें कहाँ कहाँ से चीज़ें मिलनी है। ठीक है, तो बस अगर आप तैयार कर रहे हो तो मेंस के लिए अभी एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक,
बाकी अगर जीएस की बात करें और हिंदी की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में सेम है, ठीक है। और अब अगला डाउट है, क्या घटना चक्र से हमारा क्लियर हो सकता है केवल मैं घटना चक्र पढ़ूँ तो, या घटना चक्र से लूसेंट लगा लें तो देखिए, अगर आपने अभी आर का पेपर देखा हो 11 फरवरी को, जाहिर सी बात देखा ही होगा, है ना, क्योंकि एग्जाम तो उन्हीं को देना है ना जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो अब दिक्कत यह है कि घटना चक्र से क्या हो सकता है केवल, तो देखिए अगर आप घटना चक्र बहुत अच्छे से पढ़ते हो, घटना चक्र से लोगों का हुआ भी है, ऐसा नहीं है कोई पहली बार है, केवल घटना चक्र पढ़ के लोगों का हुआ है सिलेक्शन, लेकिन जो वर्तमान जो पैटर्न बना है 11 फरवरी वाला, उसमें थोड़ा सा घटना चक्र का रोल कम हो गया है पिछले मुकाबले। अगर मैं अपनी बात करूँ, ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ। अब इसमें ये है, जैसे मैं बात करूँ साइंस के लिए, पहला साइंस है सिलेबस पे अपने सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान में आपने देखा होगा बायोलॉजी सबसे ज़्यादा आती थी, लेकिन इस बार फिजिक्स ज़्यादा आई है, ठीक। तो अगर आप घटना चक्र से कवर कर पा रहे हो ठीक है, वरना आप रेफरेंस बुक एक ले सकते हो, जैसे जो ल्यूसेंट की साइंस आती है वो आती है, एक दृष्टि की क्विक बुक आती है साइंस की, वो भी अच्छी है। कुल मिला के एक रेफरेंस बुक साइंस के लिए लेनी पड़ेगी, ठीक। जैसे बात करूँ हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री में आप एंशिएंट मिडिवल तो कहीं से पढ़ सकते हो, केवल घटना चक्र लूसेंट से कवर कर सकते हो, लेकिन मॉडर्न के लिए, और आपने देखा होगा सिलेबस में इतिहास लिखा हुआ है प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग लिखा हुआ है, मतलब गांधी जी से लगाकर भारत आज़ादी तक काफ़ी डिटेल्ड में अलग से दिया हुआ है कि भैया यहाँ से मैं पूछ सकता हूँ। उसके लिए आपको एक रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी, आप चाहे स्पेक्ट्रम पढ़िए चाहे परीक्षा वाली पढ़िए, है ना। और मैंने आपको बताया भी है कि मॉडर्न हिस्ट्री, केवल मॉडर्न हिस्ट्री कैसे तैयार करना है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया भी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप केवल ले सकते हो, है ना, क्योंकि उसका पोर्शन ज़्यादा आता है, उससे 12-13 क्वेश्चन आते हैं। अब 12-13 क्वेश्चन के लिए हम एक किताब पर निर्भर नहीं हो सकते, है ना। और अगर बात करूँ जैसे जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में आप घटना चक्र पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, कोई भी एक बुक पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है। सबसे ज़रूरी है मैपिंग। अगर आप मैपिंग नहीं कर रहे हो तो आप दिक्कत कर रहे हो, क्योंकि वर्तमान में क्या है कि ज़्यादातर प्रश्न मैपिंग से ही बन रहे हैं। आपने देखा होगा, बोल देगा अफगानिस्तान से कौन सा क्षेत्र नहीं लगता, कौन सा देश नहीं लगता, अब उसको रटने थोड़ी ना बैठोगे। आपने मैपिंग देखा है, मैपिंग आपने अच्छे से फिलअप किया है, ब्लैंक मैप लेकर अच्छे से फिलअप किया है, बहुत बार प्रैक्टिस की है, ये क्वेश्चन आप गलत होगा ही नहीं, है ना। और कई सारे ऐसे द्वीप पूछ लेता है छोटे छोटे, जो हो सकता है बुक में ना मिले, लेकिन आपको मैपिंग में मिल जाएंगे, ठीक। तो उससे आप अच्छे से जियोग्राफी कवर कर सकते हो। तो कुल मिला के केवल और केवल घटना चक्र पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता, ठीक है। जो कह रहा है कि केवल घटना चक्र, तो वो भी किसी न किसी रेफरेंस बुक, उसने भी रेफरेंस बुक ली होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो केवल घटना चक्र के भरोसे ना रहें। घटना चक्र मेनली क्या है कि वो PYQ है, पिछले वर्षों के प्रश्नों का उत्तर लिखा हुआ है प्लस उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आप, लेकिन अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको अच्छा रहेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा आगे की रणनीति के लिए भी। और एक चीज़ और बताऊँ, अभी अगर आपने नोट्स नहीं बनाई है तो घटना चक्र या एक कोई भी रेफरेंस बुक लेकर सभी सब्जेक्ट की नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स आपका इसमें तो काम देगा ही देगा, आर प्रीलिम्स में भी काम दे देगा, मेंस में भी काम दे देगा, यूपी PCS जब आप दोगे तो उस पर प्रीलिम्स में भी काम दे देगा, है ना। तो ये सारे फैक्ट का खेल जो है, बहुत सारी किताबें तो पढ़नी नहीं है, बस क्या है कि आप नोट्स जितना बना लोगे, शॉर्ट नोट्स, चीज़ें कवर हो जाएंगी, चाहे आप घटना चक्र से बनाओ या कुछ किसी बुक से बनाइए, ठीक है। तो आपको एक रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी, सभी सब्जेक्ट की ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे UPG है, तो UPG आपने परीक्षा घटना चक्र पढ़ी, UPG के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक परीक्षा वाली की पुस्तक ले ली, पतली से आती है, उसको कवर कर लिया, आपका ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएंगी, समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर केवल घटना चक्र पर डिपेंड ना हो, ऐसा मेरा कहना है, ठीक। उसके बाद अगर डाउट एक है कि क्या NCERT जरूरी है, क्योंकि कई टॉपर्स बोलते हैं NCERT मैंने 11th क्लास की पढ़ी थी, 12th क्लास की पढ़ी थी, जियोग्राफी के लिए मैंने पढ़ी थी, या मैंने हिस्ट्री के लिए पढ़ी थी, क्या NCERT इंपॉर्टेंट है केवल RO के लिए। तो देखिए NCERT इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि NCERT का मेन रोल क्या है कि आपके जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना। कुल मिला के बताऊँ तो आपको कहानी समझा देना कि ऐसा ऐसा हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था, ये बैक उसकी कायदे से स्टोरी है, बस कुल मिला के इतना ही है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं मिलने वाले हैं, फैक्ट आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसी में मिलेगा, है ना। तो NCERT अगर आप केवल RO के लिए बोल रहे हो तो NCERT पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको UP PCS मेंस देना है तो उसमें NCERT इंपॉर्टेंट हो सकती है। कई लोग नहीं भी लेते हैं, उनका भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आप NCERT लेना चाह रहे हो तो मेनली UP PCS मेंस में काम आएगी आपको। RO में NCERT उतनी काम नहीं आने वाली है, पहले बता दूँ, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ रहे हो तो RO में बहुत ही बेहतरीन काम चल जाने वाला है। और जैसे जियोग्राफी के लिए बात करूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बात करूँ, तो परीक्षा वाली की पुस्तक आपने देखी होगी, महेश वर्णवाल की देखी होगी, उसी से सारे क्वेश्चन आए थे इस बार 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था, उसी बुक से सारे क्वेश्चन आए थे, कहीं अलग नहीं गया था, ठीक है। तो कोई NCERT ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। उसके बाद बात करें तो मुझे लगता है सारे डाउट क्लियर हो गए हैं अपने, है ना। लेटर राइटिंग के लिए मैंने पहले बता दिया कि आपको 9 लेटर लिखने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये नोट्स मैंने आपको दिखाई है, इसका मैं PDF दे दूंगा, आप देख लेना एक बार। और इस चैनल पर आपको लाइव लेटर के बारे में एक लेटर बनाकर दिखाया जाएगा, उसका प्रारूप कैसे बनता है, उदाहरण सहित हम कैसे बनाते हैं, टेबलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, 2 लेटर्स में हम डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं,
पेपर में कैसे लिखना है, जहाँ जो पेपर मिलेगा उस पेपर में कैसे लिखना है वो भी इस चैनल पर बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगे, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कुल मिला के कहने का अर्थ इतना ही है कि अगर आप अभी आराम कर रहे हो तो दिक्कत है, और अगर आप अभी लगातार पढ़ाई कर रहे हो तभी आप कहीं ना कहीं सफलता की राह में चल रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम चला गया तो बहुत लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, है ना। अभी जैसे यूट्यूब पे काफ़ी चल रहा है कि अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम गया है, तो बहुत लोगों ने अपनी पढ़ाई एकदम धर दी है कायदे से, चलो अभी तो बहुत टाइम है। गलत, टाइम नहीं है। अगर आप समझ रहे हो टाइम है, प्रीलिम्स के लिए अभी बहुत टाइम है, तो मेंस की तैयारी करो। प्रीलिम्स के बाद ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात है ना। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूँ। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।